प्यारे बच्चों, @unique+2.0 पे आप सभी का स्वागत है। हम लोग क्लास 9th का साइंस पढ़ रहे थे। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? क्लास 9th का साइंस पढ़ रहे थे। अब इसमें हम लोगों ने मैटर का डिवीजन सीखा था कि मैटर यानी जो हमारा द्रव्य कण होता है, पदार्थ होता है, इसको हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं। आज हम लोग इसका लेक्चर 2 सीखेंगे। क्या सीखेंगे? लेक्चर 2 सीखेंगे। और इस चैप्टर के जो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसके बारे में, उनकी डिफिनीशन क्या होती है, उसको सीखने का प्रयास करेंगे। तो देरी ना करते हुए सीधा सीधा हम लोग अपने टॉपिक की ओर पहुंचते हैं। और टॉपिक पे हमारे क्या लिखा हुआ है? मैटर लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? मैटर लिखा हुआ है। एक लाइन में पहले इसकी परिभाषा लिखते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं कि द्रव्य, एक लाइन में इसकी परिभाषा लिखते हुए हम लोग क्या करेंगे? आगे बढ़ेंगे। लिखेंगे क्या? कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती हो, जो क्या करती हो? स्थान घेरती हो तथा जिसमें द्रव्यमान हो, तथा जिसमें द्रव्यमान हो, द्रव्य आवलिक में पदार्थ कहलाती है। ठीक है, अगर द्रव्यमान है तो वो क्या कहलाएगी? पदार्थ कहलाएगी। इसी को अंग्रेजी में हम लोग मैटर कहते हैं। इसी को हम लोग अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं। अब जब आप लोग आगे बढ़ोगे तो आपकी बुक में लिखा हुआ है, पैसे लिखा हुआ है पदार्थ का वर्गीकरण। क्या लिखा हुआ है? पदार्थ का वर्गीकरण लिखा हुआ है। मे भी आपके बुक में लिखा होगा क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। आपके बुक में क्या लिखा होगा? क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर लिखा होगा। तो ध्यान से देखिएगा, इसको 2 पार्टों में डिवाइड किया जा सकता है। एक लिखा जाएगा भौतिक गुणों के आधार पर। किसके आधार पर? एक लिखा जाएगा भौतिक गुणों के आधार पर और दूसरा लिखा जाएगा रासायनिक गुणों के आधार पर। किसके आधार पर? रासायनिक गुणों के आधार पर। तो रासायनिक गुणों के आधार पर हम लोग विस्तृत चर्चा अपनी पिछली वाली क्लास में कर चुके हैं। हम लोग अब आ जाएंगे किसके? हम लोग आ जाएंगे भौतिक गुणों के आधार पर। तो एक्चुअल में होता क्या है कि भौतिक गुण में सिर्फ इतना बता दिया जाता है कि जो पदार्थ हमारा होता है ये 3 स्टेट में पाया जाता है। पहले को हम लोग सॉलिड कहते हैं। क्या कहते हैं? सॉलिड कहते हैं या ठोस कहते हैं। दूसरे को हम लोग क्या कहते हैं? लिक्विड कहते हैं या फिर द्रव कहते हैं। और थर्ड नंबर को हम लोग क्या कहते हैं? गैस कहते हैं या फिर गैस कहते हैं। तो भौतिक गुणों के आधार पर, किसके आधार पर? भौतिक गुणों के आधार पर ये 3 टाइप का होता है। केमिकल वाला हम लोग अच्छे ढंग से प्योर, इम्प्योर, फिर एलिमेंट, कंपाउंड, उसके बाद में मिक्सचर, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस मिक्सचर वगैरह वगैरह सब कुछ हम लोग सीख चुके हैं। तो उस पर हम लोग ज़्यादा समय नहीं देंगे। अब आगे लिखा हुआ है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर, इसको अगर हम हिंदी में कन्वर्ट करें तो हिंदी में आप क्या लिख सकते हो? द्रव्य के कणों का, द्रव्य के कणों का अभिलाक्षणिक गुण। क्या लिखोगे? अगली हेडिंग आप लोग द्रव्य के कणों का अभिलाक्षणिक गुण। अभिलाक्षणिक। हमने आपको जब ये मैटर पढ़ाया था तो मैटर पढ़ाने के दौरान हमने आपसे ये कहा था कि पहले घरों में जो नमक आता था वो पिसा पिसाया नमक नहीं रहता था। किसके रूप में रहता था? छोटे छोटे ब्लॉक्स या क्यूब्स के रूप में रहता था। अब हमने आपसे ये भी कहा था कि घर पे जा करके देखिएगा, देखेंगे तो आपको उसमें छोटे छोटे क्रिस्टल जालक दिखाई देंगे। इवन एक छोटा सा प्रैक्टिकल आज आप लोग घर पे करिएगा। छोटा सा प्रैक्टिकल ये करना है कि आपको ऐसे ले लेना है एक कोई पात्र। क्या ले लेना है? ऐसे कोई एक जग वगैरह ले लेना है, कुछ भी। और इसमें क्या करना है कि एक मार्क बनाते हुए, मीन्स एक चिन्ह बनाते हुए आपको इसमें पानी भर लेना है। क्या भर लेना है? पानी भर लेना है। अब पानी भरने के बाद में आपको एक काम करना है। काम क्या करना है? आपके घर पे जो अवेलेबल हो, 2 चीज़ों में से कोई भी, चाहे आप ले लीजिए साल्ट और चाहे आप ले लीजिए शुगर। ठीक है, दोनों में से। साल्ट का मतलब नमक और शुगर का मतलब चीनी। सबके घर पर अवेलेबल होगा, वही हमने एग्जाम्पल बताया है। एक इसकी निश्चित मात्रा 100 ग्राम, जैसा आपका पानी होगा। अगर 1 लीटर पानी है तो 100 ग्राम नमक या 100 ग्राम क्या ले लीजिए? 100 ग्राम शुगर ले लीजिए और शुगर को लेकर के इसमें डाल दीजिए।
डालने के बाद इसको क्या करिए, ऐसे ऐसे मिक्स कीजिए कि जब तक साल्ट या शुगर का सारा जो पार्टिकल है वो इसमें मिक्स ना हो जाए। मिक्स होने के बाद में आप ये देखने का प्रयास कीजिए कि जो हमने यहाँ पे निशान लगाया था, जो हमने यहाँ पे क्या किया था, निशान लगाया था कि हमारा इस पात्र में वाटर यहीं तक फिलअप है, क्या इस निशान से पानी ऊपर तो नहीं हुआ है? तो जब आप देखेंगे तो सारे लोगों का आंसर होगा नो। नो का मतलब नहीं, पानी क्या हो गया, जहाँ पे था वहीं पे था। अब ये बताइए, आप ध्यान से सोचने का प्रयास कीजिए अपने मन में कि जब हमने यहाँ पे वाटर था और इसमें कोई सामग्री 100 ग्राम हमने और शुगर या साल्ट मिला दी तो पानी ऊपर जाना चाहिए, पानी ऊपर क्यों नहीं गया? इसका रीजन ये है कि ये जो हमारे यहाँ वाटर का पार्टिकल था, यानी पानी के जो छोटे छोटे कण थे, ये पानी के अपने कणों से मिलकर के बना हुआ था पानी वाला द्रव्य, तो इसके जो छोटे छोटे कण थे, इन कणों के बीच में कुछ ना कुछ रिक्त स्थान रहा होगा। अब ये हमारा शुगर और साल्ट का कण इन्हीं रिक्त स्थानों के बीच में चला गया होगा, इन्हीं रिक्त स्थानों के बीच में समा गया होगा, तो जो खाली जगह थी वो भर गई होगी और पानी की सतह ऊपर नहीं आई होगी। तो इस तरीके से आप ये बता सकते हैं कि जो हमारा द्रव्य होता है उसका जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है, इम्पोर्टेंट फैक्टर क्या है कि इसके कण बहुत सूक्ष्म होते हैं। सबसे पहला आप क्या बताओगे कि द्रव्य के कण अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। कैसे होते हैं? अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। कितने सूक्ष्म होते हैं? अगर मैं आपको बताऊं तो ये इतने सूक्ष्म होते हैं कि खाली आंखों से हम लोग नहीं देख सकते हैं, इसके लिए हमें माइक्रोस्कोप का यूज करना होगा। दूसरा क्या होगा? कणों के बीच किसके कणों? द्रव्य के कणों के बीच कुछ रिक्त स्थान पाया जाता है। क्या पाया जाता है? रिक्त स्थान पाया जाता है। अच्छा ये बताओ, अगर आपसे कोई पूछ ले कि द्रव्य के कणों के बीच जो रिक्त स्थान पाया जाता है इसका नाम क्या होगा? ठीक है, तो द्रव्य के दो कणों के बीच में जो रिक्त स्थान होता है उस स्थान का नाम होता है अंतरा परमाण्विक अवकाश। ठीक है, द्रव्य के बीच में, द्रव्य के 2 कणों, 4 कणों, 6 कणों के बीच में जो रिक्त स्थान होता है उसका नाम क्या होता है? अंग्रेजी में इसको अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस, अंतरा परमाण्विक अवकाश इसको कहते हैं। ठीक है, ये 2। तीसरा इसका गुण क्या हो जाएगा? तीसरा गुण इसका ये होगा कि द्रव्य के कण आपस में एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। ठीक, अब ये जो द्रव्य, अब आपसे कोई पूछे कि ये बताइए आकर्षित करते हैं, तो आकर्षित करने के दौरान कोई फोर्स लगेगा। अब फोर्स लगेगा तो इस आकर्षण बल को क्या कहेंगे? जो द्रव्य के कणों के बीच में लग रहा है। ध्यान से चीजों को स्पष्ट करते हुए चलिएगा। तो जो द्रव्य के कण होते हैं इनमें एक फोर्स लगता है, इस बल को कहते हैं ससंजक बल। क्या कहते हैं? ससंजक बल। कौन सा बल कहते हैं? ससंजक बल कहते हैं। इसको भी नोट कर लीजिएगा। द्रव्य के कण, अगर एक द्रव्य है यानी तो उसमें कण भी क्या होंगे? समान होंगे। तो समान कणों के बीच लगने वाला जो आकर्षण बल होता है उसको क्या कहते हैं? ससंजक बल कहते हैं, कोहेसिव फोर्स कहते हैं। और अगर यही द्रव्य 2 टाइप का हो जाए, क्या हो जाए? 2 टाइप का। मीन्स अगर हम चीनी और नमक मिला लें तो चीनी के कण और नमक के कणों के बीच में, चीनी के कण और नमक के कणों के बीच में जो बल लगेगा उस बल को हम लोग कहेंगे असंजक बल कहेंगे। क्या कहेंगे? असंजक बल कहेंगे, नॉन कोहेसिव फोर्स कहेंगे। एक चीज, बहुत अच्छी चीज याद आ गई है आप लोगों को बता दें, ध्यान से सुनिएगा। देखते हैं कोई स्लाइड खाली मिलती है तो आपको बता रहे हैं। जैसे हम लोग पेन लेते हैं, क्या लेते हैं? पेन लेते हैं और पेन लेकर के कॉपी पर लिखते हैं। पेन लेकर के कॉपी पर लिखते हैं तो जो हमारी पेन की इंक होती है, पेन की क्या होती है? इंक होती है, ये हमारी कॉपी पे चिपक जाती है। कॉपी पे क्या होती है? चिपक जाती है। क्यों ऐसा होता है? आखिर क्या कारण है? कौन सा ऐसा फोर्स है कि हमारी पेन की इंक हमारी कॉपी पे चिपक रही है, चाहे जिस पेन से हम लिखें? ध्यान रखिएगा, अगर पेन की इंक चिपकती ना,
पेन की इंक चिपकती ना तो हम कागज पे नहीं लिख पाते। कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा जब पेज बहुत चिकना होता है, कैसा होता है, पेज बहुत चिकना होता है तो हम लोग लिखते रहें कोई निशान नहीं बनता है, लिखते रहें कोई निशान नहीं बनता है। तो इसका जो मेन रीजन है, इसका जो मेन रीजन है वो क्या है, ससंजक बल और असंजक बल है। क्या है, ससंजक बल है और असंजक बल है। क्लास 11th की फिजिक्स में आप इसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। सरफेस टेंशन चैप्टर है, उस चैप्टर में आपको ये अच्छे ढंग से पढ़ाया जाएगा। इसमें एक्चुअली होता क्या है कि स्याही के अणुओं के बीच का जो ससंजक बल होता है वो स्याही और कागज के अणुओं के बीच के असंजक बल से ज़्यादा हो जाता है, जिसके फलस्वरूप ये दोनों आपस में चिपक जाते हैं और चिपकने पर वो जो जिस तरीके से हम लोग अपने हाथ को मूवमेंट देते हैं वैसे वैसे अक्षर बनते हुए चले जाते हैं। ठीक है, चलते हैं हम लोग अपनी पिछली स्लाइड पे जो हम लोग पढ़ रहे थे। ठीक, तो द्रव्य के कण आपस में क्या करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक, ये हो गया कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर, जो द्रव्य के कण है उनका मूल गुण हो गया। इसमें और बहुत सारे हैं, कई सारे हैं, लेकिन जो मेन था वो हमने आपको लिखवा दिया। अब आप इसमें यह भी लिख सकते हैं कि जो द्रव्य के कण होते हैं उन कणों का आकार कैसा होता है, तो कणों का आकार अति सूक्ष्म होता है, ये पहले ही लिख दिया गया है। ये कण क्या करते हैं, कैसे एक दूसरे से टकराते हैं तो दूसरे यौगिक बनाते हैं, इसके बारे में लिख सकते हैं। तो ये सब डिटेल में हम लोग चैप्टर नंबर 2 में पढ़ेंगे जब हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखते हैं स्टेट ऑफ मैटर। स्टेट ऑफ मैटर को हिंदी में कहा जाता है पदार्थ की अवस्था। क्या कहा जाता है, पदार्थ की अवस्था कहा जाता है। अब जब पदार्थ की अवस्था पे हम लोग पहुंच गए तो अवस्था क्या होती है, हमने आपको आज अभी क्या बताया है कि जो मैटर होता है इसको दो तरीके से क्लासिफाइड कर सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज हम लोग पहले लेक्चर में पढ़े थे, आज पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पे। तो इसमें जो होता है स्टेट आ जाएगा, जिसमें पहला क्या होगा, सॉलिड होगा, क्या होगा, दूसरा क्या होगा, लिक्विड होगा, और तीसरे नंबर पे क्या होगा, गैस होगा। ठीक, अगर आप हिंदी में इसको समझना चाहते हैं तो इसको क्या कहेंगे, ठोस कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, द्रव कहेंगे, अब इसको क्या कहेंगे, गैस कहेंगे। क्या कहेंगे, गैस कहेंगे। समझते हुए चलिएगा, अगर आपसे कोई कहे सॉलिड क्या होता है, अगर आपसे कोई कहे सॉलिड या फिर ठोस क्या होता है तो आप क्या बताओगे, तब आपका आंसर होगा कि सर जी जो सॉलिड होते हैं या ठोस होते हैं ये ऐसे द्रव्य होते हैं जिनका आकार, आकृति और आयतन सब कुछ क्या होता है, निश्चित होता है। शेप, साइज एंड वॉल्यूम सब कुछ क्या होता है, निश्चित होता है। तो क्या बताओगे, ऐसे द्रव्य। क्या बताओगे, ऐसे द्रव्य, ऐसे द्रव्य जिनका आकार, आकृति एवं आयतन सभी निश्चित होते हैं। सभी क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। ठीक, समझने के लिए थोड़ा क्या करिएगा, आकार, आकृति और आयतन। आकार का मतलब क्या हो जाएगा, साइज। आकार का मतलब क्या होगा, साइज। आकृति का मतलब क्या होगा, शेप। और वॉल्यूम का, आयतन का मतलब क्या होगा, वॉल्यूम होगा। ठीक, समझने के लिए जैसे हमारे पास मान लीजिए ईंट का ब्लॉक है, ये जो पेन हम हाथ में लिए हुई हैं, इसका आकार भी निश्चित है, आकृति भी निश्चित है और इसका आयतन यानी वॉल्यूम भी निश्चित होगा। ईंट जैसे आपने देखा, आपने बुक देखा, सबके लिए क्या हो गया, आकार, आकृति, आयतन निश्चित होगा, तो ये हो जाएगा सॉलिड। सेकंड नंबर पे क्या आएगा, लिक्विड आएगा। सेकंड नंबर पे क्या आएगा, लिक्विड आएगा, जिसको हम लोग द्रव कहते हैं। क्या कहते हैं, द्रव कहते हैं। ये क्या होता है, इसमें क्या होगा, कुछ चीजें निश्चित होंगी, कुछ चीजें निश्चित नहीं होंगी। तो इसमें क्या होता है, इसकी डिफिनीशन जब लिखेंगे तो हो जाएगा ऐसे द्रव्य, ऐसे द्रव जिनका आयतन निश्चित होता। क्या निश्चित होता है, आयतन निश्चित होता है, परंतु आकार व आकृति नहीं, परंतु आकार व आकृति नहीं, आकृति नहीं। अब ध्यान से देखिएगा, जैसे हम पानी लिए, पानी हमारा क्या इस स्टेज में होता है, लिक्विड स्टेज में होता है, तो इसका कोई निश्चित आकार नहीं होता। अगर पानी का निश्चित आकार होता तो हम लोग पानी को क्या करते हैं, ऐसे किसी बोतल में भी रख सकते हैं। पानी को क्या कर सकते हैं, ऐसे किसी बोतल में भी रख सकते हैं। अब यदि हमको ज़रूरत पड़ेगी तो इस छोटे से कप में भी पानी को ले सकते हैं।
इस छोटे से, वैसे तो ये चाय का कप है लेकिन इसमें भी पानी को हम क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। अब कल्पना करो अगर पानी का लंबा चौड़ा आकार होता तो ये इस कप में आ पाता, नहीं आ पाता। तो पानी के साथ में क्या होता है कि पानी को हम जिस भी बर्तन में रखेंगे ये उसी का आकार क्या होगा, ग्रहण कर लेगा। ठीक है, तो इसीलिए इसका आकार और आकृति निश्चित नहीं होता है। थर्ड नंबर पे आएंगे तो थर्ड नंबर पे हमारा क्या होता है, गैस होता है। क्या होता है, गैस होता है। गैस में भैया ये होता है कि इसका आकार आकृति आयतन, ऐसे द्रव्य जिनका ना तो आकार आकृति और ना ही आयतन निश्चित होता है, निश्चित होता है। इसका कुछ नहीं निश्चित होता है, जिस बर्तन में रखा जाएगा उसी का आकार होगा, उसी की आकृति होगी, उसी का आयतन होगा। फॉर एग्जाम्पल आपके घर पे जो खाना बनता है एलपीजी सिलेंडर यूज किया जाता है। सिलेंडर अगर 100% फुल है तब भी उसमें पूरे डिब्बे में गैस रहेगी। अगर सिलेंडर खत्म हो चुका है, केवल मामूली मात्रा का यानी बहुत कम मात्रा में गैस है, तब भी पूरे सिलेंडर में गैस क्या होगी, फिलअप रहेगी। आप जिस कमरे में हैं जो वायु भरी होती है, पूरे कमरे में वायु का आयतन होता है। वायु कहीं ऐसा नहीं होता है कि एक स्थान पे हो दूसरे स्थान पे ना हो। चलते हैं नेक्स्ट में हम लोग क्या देखेंगे। अब जैसे इसमें आप लोग एक चार्ट भी बना सकते हैं, ऐसे चार्ट बना लीजिए। इधर लिखिए आकार, इधर लिखिए आकृति, इधर लिखिए आयतन, ऊपर लिखिए ठोस द्रव गैस। तो उसमें क्या लिखेंगे कि इसका निश्चित होता है, इसका निश्चित होता है, इसका निश्चित नहीं होता है। ऐसे ऐसे करके भी आप लिख सकते हैं। तो उसको आप लोग बुक से देख लीजिएगा, हमने समझा दिया है। इसमें एक चीज और आप लोग ध्यान रखिएगा। क्या ध्यान रखना है कि ये जो हमारा लिक्विड एंड गैस होता है, लिक्विड एंड गैस को फ्लूइड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फ्लूइड कहा जाता है, यानी इन्हें तरल भी कहा जाता है। तरल क्या होते हैं, ऐसे पदार्थ जिनमें बहने का गुण होता है उनको हम क्या कहते हैं, फ्लूइड कहते हैं। तो द्रव भी बह सकता है और गैस भी बह सकता है, इसलिए लिक्विड एंड गैस को क्या कहा जाता है, फ्लूइड कहा जाता है। ओके, ऐसे ही बहुत सारे प्रॉपर्टी हैं, जैसे कि अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे जब हम आपको बताएंगे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट वगैरह के बारे में। तो जो कुछ होता है, किसी का बहुत ज़्यादा होता है, किसी का बहुत लो होता है, जब हम वहाँ पढ़ेंगे तो सीख लेंगे। जैसे कि अगर यहाँ पे हम देखें सॉलिड, तो सॉलिड का जो है, सॉलिड में मेल्टिंग पॉइंट होगा, लेकिन लिक्विड में मेल्टिंग पॉइंट नहीं होगा और ना ही गैस में मेल्टिंग पॉइंट होगा। अब हम आ जाए बॉइलिंग पॉइंट पे, तो बॉइलिंग पॉइंट केवल लिक्विड का होगा, गैस का नहीं होगा, गैस का नहीं होगा। ठीक है, तो ये नेक्स्ट स्लाइड में, ये वाली जो स्लाइड है ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें लिखा हुआ इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। यदि हम अपने द्रव्य पर तापमान में परिवर्तन करें तो क्या होगा, यानी तापमान में परिवर्तन का प्रभाव, तापमान में परिवर्तन का प्रभाव। और ये जो पॉइंट लिखा हुआ है मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब तक आप साइंस पढ़ेंगे, इवन केमिस्ट्री पढ़ेंगे या फिजिक्स पढ़ेंगे, ये सारे पॉइंट आपका पीछा नहीं छोड़ने वाले हैं। तो इस पॉइंट को आप लोग अच्छे ढंग से समझते हुए चलिएगा, एक एक पॉइंट को। ठीक है, होता क्या है, ध्यान से पहले समझ लीजिए कि जो हमारे पदार्थ की फिजिकल स्टेट होती है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, जब हम टेम्परेचर कम या ज़्यादा करते हैं तो हमारा अगर हम टेम्परेचर क्या किए, लो कर दिए, क्या कर दिए, लो कर दिए, तो लिक्विड सॉलिड में हो जाएगा। हाई कर दिए तो सॉलिड किस में हो जाएगा, लिक्विड में हो जाएगा। लिक्विड का टेम्परेचर बहुत क्या किए, हाई कर दिए, तो वो क्या हो जाएगा, गैस में हो जाएगा। तो इन्हीं सब के बारे में हम लोगों को पढ़ना है कि कैसे क्या होता है। सबसे पहले इसको हम हिंदी रूपांतरण सीखेंगे, उसके बाद में चैप्टर में आगे बढ़ेंगे। पहला लिखा हुआ है मेल्टिंग पॉइंट। क्या लिखा हुआ है, मेल्टिंग पॉइंट। इसको आप लोग गलनांक के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, गलनांक के नाम से जानते हैं। अगला लिखा हुआ है फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट को आप लोग हिमांक के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, हिमांक के। फिर लिखा हुआ है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट को आप किस नाम से जानते हैं, इसको क्वथनांक के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, क्वथनांक के नाम से जानते हैं। और लास्ट में लिखा हुआ है लिक्विफिकेशन पॉइंट। इसको कहते हैं द्रवणांक। क्या कहते हैं, द्रवणांक के नाम से जानते हैं। इनकी परिभाषा मैं आपको एक लाइन की परिभाषा बताऊंगा, आप वही याद कर लीजिएगा। बस आपको सारी की सारी परिभाषाएं क्या हो जाएंगी, याद हो जाएंगी। उसके लिए चिंता हमारे ऊपर छोड़ दीजिए, पहले इनका नाम केवल जान लीजिए। ये लिखा हुआ इवापोरेशन, इसको हिंदी में कहते हैं वाष्पन। क्या कहते हैं, वाष्पन। फिर लिखा हुआ है कंडेंसेशन। क्या लिखा हुआ है, कंडेंसेशन। इसको हिंदी में संघनन कहते हैं। क्या कहते हैं, संघनन कहते हैं। ये अगला लिखा हुआ है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन को हिंदी में ऊर्ध्वपातन कहते हैं। क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन।
पातन कहते हैं। ये नया नाम हमने जोड़ा है, इसको आज तक आपने नहीं देखा होगा। डिपोजिशन लिखा हुआ है, इसको हिंदी में निक्षेपण कहते हैं। क्या कहते हैं? निक्षेपण कहते हैं। अगला लिखा हुआ है मेल्टिंग, मेल्टिंग को हिंदी में गलन कहते हैं। क्या कहते हैं? गलन कहते हैं। और फ्रीजिंग को हिंदी में हिमायन कहते हैं। क्या कहते हैं? हिमायन कहते हैं। कहीं कहीं इसका अर्थ जमना भी लिखा होगा। क्या लिखा होगा? जमना भी लिखा होगा। परिभाषा जब हम लिखेंगे तो आपको करना क्या है, इधर वाले के लिए जो लिखना है, मैं आपको क्लू दिए दे रहा हूँ, ऐसे आपको लिख लेना है। इधर जब हम परिभाषा लिखेंगे तो सिर्फ इतना लिखेंगे, वह निश्चित ताप। क्या लिखेंगे? वह निश्चित ताप जिस पर, वह निश्चित ताप जिस पर। आगे अभी जो मैं बताऊंगा उसको ऐड कर दीजिएगा, और ऐड करने के बाद जो आप ऐड करेंगे उसके बाद उसके अनुरूप हम कह देंगे मेल्टिंग पॉइंट या गलनांक कहलाता है, फ्रीजिंग पॉइंट या हिमांक कहलाता है, बॉइलिंग पॉइंट या क्वथनांक कहलाता है। फिर क्या लिख देंगे? लिक्विफिकेशन पॉइंट या द्रवणांक कहलाता है। जब इधर वाले में आएंगे, किस में आएंगे? इधर वाले में आएंगे तो आपको सिर्फ इतना लिख देना है, वह प्रक्रिया। क्या लिखना है? वह प्रक्रिया जिसके द्वारा, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा। फिर ये ऐसे डॉट डॉट जो आएगा वो कर देना है, और उसी के अकॉर्डिंग वाष्पन कहलाता है, संघनन कहलाता है, ऊर्ध्वपातन, निक्षेपण, गलन या हिमान कहलाता है। मीन्स इधर वाली डिफिनीशन जब बताओगे तो आपको यूज करना है वह प्रक्रिया जिसके द्वारा, और जब इधर वाली डिफिनीशन बताओगे तब आपको क्या यूज करना है? वह ताप, वह निश्चित ताप जिस पर। अब आइए चलते हैं 1 बाय 1 देखने का प्रयास करते हैं। तो इसको देखने के लिए सबसे पहले हम लोग कुछ बना रहे हैं, पहले इसको देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास में क्या है? सॉलिड है। हमारे पास में क्या है? कोई सॉलिड है। अब ये सॉलिड किस में चेंज हो गया? ये जो हमारा सॉलिड है वो किस में चेंज हो गया? लिक्विड में चेंज हो गया। किस में चेंज हो गया? लिक्विड में चेंज हो गया। यही वाला हमारा जो सॉलिड है वो किस में चेंज हो गया? अब ये चेंज हो गया गैस में। किस में चेंज हो गया? गैस में चेंज हो गया। अब आ जाते हैं लिक्विड पे। किस में आ जाते हैं? लिक्विड में। तो अगर ये हमारा लिक्विड किस में चेंज हो गया? सॉलिड में चेंज हो सकता है। और हमारा लिक्विड और किस में चेंज हो सकता है? हमारा लिक्विड गैस में चेंज हो सकता है। किस में चेंज हो सकता है? गैस में चेंज हो सकता है। अब आ जाते हैं गैस पे। देखो ये इधर इतना ही आएगा जितना ये लिखा हुआ है, जितना ये लिखा हुआ है उधर इस स्लाइड में इतना ही आएगा। तो देखो 4 हो गया है, अब 6। जो हमारा गैस है ये किस में चेंज हो सकता है? लिक्विड में चेंज हो सकता है। किस में चेंज हो सकता है? लिक्विड में। और फिर जो हमारा गैस है ये किस में चेंज हो सकता है? सॉलिड में चेंज हो सकता है। किस में चेंज हो सकता है? सॉलिड। अब ये लिक्विड और सॉलिड की हिंदी नहीं लिखेंगे, आप लोग जानिएगा। सॉलिड माने ठोस, लिक्विड माने द्रव, गैस माने गैस होता है। गैस माने क्या होता है? गैस होता है। तो एक बार आप लोग ये देखिए कि चेंज कैसे क्या हो सकता है, कितना हो सकता है। इसी पे आपकी सारी परिभाषा मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट होगी, एंड एवापोरेशन, सब्लिमेशन सब कुछ इसी में होगा। ठीक है। अब आपको करना क्या है? सबसे पहले हम लोग या इधर वाली परिभाषा सीखेंगे। इधर वाली परिभाषा के लिए लिखना क्या है? वह प्रक्रिया जिसके द्वारा। अब आइए सीखते हैं। ये इसको इसी वक्त याद कर लीजिएगा, दोबारा पेन और कॉपी की जरूरत नहीं होनी चाहिए। अब सारी परिभाषा आप लोग लिखेंगे। क्या लिखेंगे? वह प्रक्रिया जिसके द्वारा, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा। ठीक। अब जिसके द्वारा क्या करना है? कोई सॉलिड लिक्विड में बदल जाए, कोई सॉलिड किस में बदल जाए? लिक्विड में बदल जाए, उसको मेल्टिंग कहते हैं या गलन कहते हैं। क्या कहेंगे? मेल्टिंग कहेंगे या फिर गलन कहेंगे। ठीक। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा कोई सॉलिड किस में बदल जाए? लिक्विड में बदल जाए, उसको क्या कहेंगे? यहां से देखिएगा, मेल्टिंग कहेंगे। 5 नंबर मेल्टिंग कहेंगे। कै नंबर आ गया? 5 नंबर वाला आ गया आपका, ये वाला गलन हो जाएगा। ठीक। अब ऐसे ही वह प्रक्रिया जिसके द्वारा कोई सॉलिड किस में बदल जाए? गैस में बदल जाए, तो इसको सब्लिमेशन कहते हैं। इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे सब्लिमेशन। इसको क्या कहेंगे? सब्लिमेशन। आपको टाइटल क्या लगाना है? वह प्रक्रिया जिसके द्वारा कोई सॉलिड किस में बदल जाए? गैस में बदल जाए, तो उसको क्या कहते हैं? सब्लिमेशन कहते हैं या ऊर्ध्वपातन कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन
वातन कहते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा जब मम्मी लोग कपूर जलाती हैं तो डायरेक्ट किस में चला जाता है, गैस में चला जाता है। पंडित जी लोग जब पूजा कराने आते हैं तो कपूर जो है गर्म करने पर लिक्विड में नहीं बदलता है, सीधे सीधे किस में बदल जाता है, गैस में बदल जाता है। ओके, अब आ जाओ फिर आगे क्या लिखा हुआ है, लिक्विड सॉलिड मीन्स वह प्रक्रिया जिसके द्वारा कोई लिक्विड किस में बदल जाए, सॉलिड में बदल जाए। कोई लिक्विड किस में बदल जाए, सॉलिड में बदल जाए। बर्फ जमा लीजिए अपने फ्रिज में जाकर के, क्या जमा लीजिए अपने अपने फ्रिज में, सब लोग जाकर के बर्फ जमा लीजिए। लिक्विड वाटर है, बर्फ जम गया, क्या हो गया, सॉलिड, तो इसको क्या कहेंगे, फ्रीजिंग कहेंगे। क्या कहेंगे, फ्रीजिंग कहेंगे। हिंदी में इसको कहेंगे हिमायन। क्या कहेंगे, हिमायन कहेंगे या जमना कहेंगे। मीन्स वह प्रक्रिया जिसके द्वारा कोई लिक्विड सॉलिड में बदल जाता है उसको क्या कहते हैं, फ्रीजिंग कहते हैं या हिमायन कहते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। फिर लिखा हुआ है लिक्विड गैस। क्या लिखा हुआ है, लिक्विड गैस। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा कोई लिक्विड किस में बदल जाए, गैस में बदल जाए। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा कोई लिक्विड गैस में बदल जाए, इसको क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं इवापोरेशन। क्या कहते हैं, इवापोरेशन कहते हैं। और इसको कहते हैं हिंदी में वाष्पन। क्या कहते हैं, पानी गर्म करो भाप बन जाए। पानी गर्म करो क्या बन जाए, भाप बन जाए। बहुत देखे होंगे, चाय कभी बनते देखे हैं, जब वो बनने लगती है तो ऊपर कुछ छोड़ने लगता है, भाप ही होता है। तो क्या हो गया, लिक्विड गैस में बदल गया। परिभाषा क्या होगी, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा, ऊपर लिखा हुआ है। ठीक, नेक्स्ट पहुंचे, गैस किस में बदल गया, लिक्विड में। गैस किस में बदल गया, लिक्विड में। मीन्स वह प्रक्रिया जिसके द्वारा कोई गैस लिक्विड में बदल जाता है। ये प्रक्रिया जानते हैं किसके लिए उत्तरदायी है, रैन के लिए। बारिश जो होती है इसी प्रक्रिया के थ्रू होती है। हमारा जो क्या होता है, एटमॉस्फेयर का जलवाष्प होता है, ये भाप बन करके ऊपर उड़ जाता है, फिर बादल बन करके बरस जाता है। तो इसको क्या कहते हैं, कंडेंसेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, कंडेंसेशन कहते हैं। और हिंदी में इसको कहते हैं संघनन। हिंदी में इसको क्या कहते हैं, संघनन। यानी वह प्रक्रिया जिसके द्वारा कोई गैस लिक्विड में बदल जाती है उसको क्या कहते हैं, संघनन। ये वाली प्रक्रिया नहीं सुने होंगे। सॉलिड से गैस तो सुने, लेकिन गैस से सॉलिड नहीं सुने हैं। ऐसी प्रक्रिया यानी वह प्रक्रिया जिसके द्वारा कोई गैस किस में बदल जाए, सॉलिड में बदल जाए। गैस बिना लिक्विड में आए सॉलिड में बदल जाए तो उसको कहते हैं डिपोजिशन। क्या कहते हैं, डिपोजिशन कहते हैं। और हिंदी में इसको कहते हैं निक्षेपण। क्या कहते हैं, निक्षेपण। अब एक चीज और, ये तो हो गई डिफिनीशन। आपको केवल क्या लगा देना है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा कोई सॉलिड, यहाँ कोई भी ऐड कर लीजिए, कोई आपको अलग से ना लिखना पड़े। कोई सॉलिड लिक्विड में बदल जाता है उसे क्या कहेंगे, मेल्टिंग। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा कोई सॉलिड गैस में बदल जाता है, सब्लिमेशन। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा कोई लिक्विड सॉलिड में बदल जाता है, फ्रीजिंग। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा कोई लिक्विड गैस में बदल जाता है, इवापोरेशन। और वह प्रक्रिया जिसके द्वारा कोई गैस लिक्विड में बदल जाता है, कंडेंसेशन कहलाएगा। एंड एट लास्ट अगर कोई गैस सॉलिड में डायरेक्ट बदल जा रही है तो उसको डिपोजिशन, निक्षेपण कहेंगे। इसका अगर आप एग्जाम्पल जानना चाह रहे हैं तो एग्जाम्पल के लिए, जैसे आप लोगों ने देखा होगा शादी विवाह में आप लोगों ने देखा होगा कि क्या कहते हैं, जयमाल सिस्टम में आप लोगों ने देखा होगा, अब नया नया रूल आया है कि उसमें लगा देते हैं तो ऐसा लगता है कि जो आपके दोनों लोग आने वाले होते हैं वो दोनों लोग बादलों में से आ रहे हैं। धुआं बहुत ज़्यादा निकलता है व्हाइट कलर का, तो उसमें ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का यूज किया जाता है। ठीक है, तो वहाँ पे जो हमारी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो बिना पानी में बदले यानी लिक्विड स्टेज में आए डायरेक्ट गैस में बदल जाती है। तो ये वही डिपोजिशन वाली प्रक्रिया है। ठीक, अब इसमें एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा। इसमें कुछ चीज़ें एक दूसरे की विपरीत हैं, कुछ चीज़ें एक दूसरे के विपरीत हैं। जैसे ये वाली कंडीशन और ये वाली कंडीशन दोनों का अपोजिट है। दोनों का क्या है, अपोजिट है। सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से सॉलिड, सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से सॉलिड। अगर हम बात करें तो ये वाला, कौन वाला, ये वाला और ये वाला एक दूसरे के अपोजिट हैं। अब बचा क्या, जो बचा होगा वो भी एक दूसरे के अपोजिट हो जाएगा। तो बचा जो है वो ये दोनों बचा है, ये दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, अपोजिट हो जाएंगे। ये तो थी प्रक्रिया वाली बात। किसकी बात थी, ये वाली प्रक्रिया वाली। इधर वाली छह बात पूरी हो गई। अब इधर वाली बात की बात करते हैं। इधर वाली बात की बात करने के लिए एक चीज आपको ये याद रखना है कि ये वाली जो कंडीशन है जिसको हम घेर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, एक ये कंडीशन और एक ये कंडीशन, इन दोनों अवस्थाओं के लिए हमें टेम्परेचर की आवश्यकता नहीं होती है। ये क्या होते हैं, डायरेक्ट होते हैं, तो इसके लिए निश्चित ताप वाली डिफिनीशन नहीं आएगी। यही कारण है कि यहाँ पे आपने 6 लिखा है, यहाँ पे आपने क्या लिखा है, ओनली 4 लिखा है। क्यों, क्योंकि जो ये हमारा डिपोजिशन और सब्लिमेशन होता है ये डायरेक्ट है, इंटरमीडिएट सिस्टम इसमें नहीं है, तो इसके लिए निश्चित ताप वाली बात नहीं आएगी। अब इधर वाली बात हम कर लेते हैं। कौन सी बात कर लेते हैं, इधर वाली बात कर लेते हैं। थोड़ा सा बोर्ड को खाली कर लेंगे।
अब इधर वाली जब बात करेंगे तो बात करने के लिए हमको लिखना क्या है, हमको लिखना है वह निश्चित ताप। क्या लिखना है, वह निश्चित ताप जिस पर कोई, उसके बाद जो हम बोलेंगे वो सुन लेना, डॉट 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 करके, और फिर क्या लिख लेना है, कहलाता है। क्या लिख लेना है, कहलाता है। ठीक, तो किसके किसके लिए, इन दोनों के लिए टेम्परेचर का कोई इशू नहीं, हमको नहीं लिखना है। अब लिखेंगे क्या, हुआ निश्चित ताप जिस पर कोई सॉलिड लिक्विड में बदल जाए। किस में बदल जाए, कोई सॉलिड लिक्विड में बदल जाए, तो भाई साहब उसको हम लोग कहेंगे मेल्टिंग पॉइंट। उसको हम लोग क्या, कौन सा पॉइंट कहेंगे, मेल्टिंग पॉइंट कहेंगे। कौन सा पॉइंट कहेंगे, मेल्टिंग पॉइंट कहेंगे। हिंदी के लिए आप लोग देख लीजिएगा, इसको गलनांक कहेंगे। क्या कहेंगे, गलनांक कहेंगे। वह निश्चित ताप जिस पर कोई सॉलिड किस में बदल जाए, लिक्विड में बदल जाए, तो वो क्या कहलाएगा, मेल्टिंग पॉइंट कहलाएगा। अब इस पे बातें नहीं करना है, इस पे आ जाते हैं। वह निश्चित ताप जिस पर कोई लिक्विड किस में बदल जाए, सॉलिड में बदल जाए, तो ये हो जाएगा फ्रीजिंग पॉइंट। क्या हो जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट हो जाएगा या हिमांक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट हो जाएगा या हिमांक हो जाएगा। अब ऐसे ही नीचे आते हैं, क्या, वह निश्चित ताप जिस पर कोई लिक्विड यानी द्रव किस में बदल जाए, गैस में बदल जाए। लिक्विड किस में बदल जाए, गैस में बदल जाए। तो जब लिक्विड गैस में बदलता है तो उसको क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। कौन सा पॉइंट कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं या क्वथनांक कहते हैं। वह निश्चित ताप जिस पर कोई लिक्विड गैस में बदल जाए उसको क्या कहेंगे, बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे। अगला लिखा हुआ है गैस से लिक्विड। क्या लिखा हुआ है, गैस से लिक्विड के लिए हमारा फोर्थ वाला हो जाएगा, मीन्स वह निश्चित ताप जिस पर कोई गैस लिक्विड में बदल जाता है उसको लिक्विफिकेशन पॉइंट कहते हैं, या हिंदी में इसी को हम लोग क्या कहते हैं, द्रवणांक कहते हैं। क्या कहते हैं, द्रवणांक। तो ये था डिफिनीशन। अब ऐसे अगर आप पढ़ोगे तो ये डिफिनीशन कभी आपके लिए भूलने वाली नहीं है। इसकी अलग अलग जाकर के डिफिनीशन आप लोग अपने हिसाब से लिख लीजिएगा। एक छोटा सा पॉइंट और रह गया है। छोटा सा पॉइंट ये है कि आपकी चैप्टर की जो लास्ट हेडिंग है वो ये लिखा हुआ है कि वाष्पीकरण तथा क्वथन में अंतर स्पष्ट कीजिए। किसमें, वाष्पीकरण तथा क्वथन में, या ऐसे लिखा होगा वाष्पीकरण तथा वाष्पन, ब्रैकेट में ऐसे लिखा होगा क्वथन में अंतर स्पष्ट में अंतर बताना है। तो अगर इसमें आपको अंतर बताना है तो ध्यान से लीजिए। अभी सबसे पहले हम लोग प्रक्रिया सीख लेते हैं। वाष्पीकरण क्या होता है, वाष्पीकरण एक्चुअली में होता है क्या है कि जिस टेम्परेचर पे कोई लिक्विड गैस में बदल जाए। और जब क्वथन की बात करेंगे तो क्वथन पे होता क्या है, निश्चित टेम्परेचर जिस पे लिक्विड हमारा गैस में बदलता हो। तो ये कंटिन्यू हो सकता है लेकिन ये फिक्स टेम्परेचर पे ही होगा। किस पे होगा, फिक्स्ड टेम्परेचर पे होगा। इस पे जो है वातावरण का प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस पे जो है वातावरण का प्रभाव नहीं पड़ेगा। बाहर वायु चल रही हो लेकिन अगर हम भगोने में पानी रख करके गर्म कर रहे हैं तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर वायु चल रही है, बारिश हो रही है या मौसम में नमी है तो वाष्पीकरण की दर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इसको भी आप लोग अपने बुक से देख लीजिएगा। लेकिन आपके लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो ये वाला टॉपिक है। इसकी अच्छे ढंग से डिफिनीशन ऐसे चार्ट वाइज बना करके लिख लीजिएगा। आपका चैप्टर 1 समाप्त हुआ। इसके जो कुछ क्वेश्चन होंगे MCQ बेस के उसको नेक्स्ट क्लास में हम लोग